हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कौन कौन आ गया है? अरे कम ही लोग ज्वाइन किया आज। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर है? Let me just एक स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। कॉपी कर देंगे। ऑल राइट। सो एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, लास्ट क्लास में क्या देखा था उसका पहले। ठीक है, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर शुरू कर दिया था एंड उसमें वी हैड टॉक्ड अबाउट द पार्ट ऑफ adsorption, absorption versus adsorption। ठीक है, मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके साथ में दिए थे, मैकेनिज्म आपको समझाया था, थर्मोडायनेमिक्स समझाया था, फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिक्स ऑप्शन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था एंड देन फैक्टर्स अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें टुवर्ड्स द एंड हम लोग टेम्परेचर एंड प्रेशर का फैक्टर डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, नाउ कीपिंग ऑल दिस इन माइंड, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा है, इस पर अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं एंड थ्योरी ऑफ कैटालिसिस पर आगे जा सकते हैं। सो इनफैक्ट लेट मी use this different notebook. All right. So यहाँ पे अब आप ऑब्जर्व करना, we have applications of adsorption with us. As the next topic. Okay. Let me share the whole screen ताकि आपको NCERT भी दिखे. Wait. NCERT surface chemistry. All right. Sorry guys. हाँ, so जैसा मैं आपको बता रहा था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडजॉर्प्शन का पार्ट डिस्कस कर लिया था, टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, फिजिसॉर्प्शन, केमिसॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म एंड एडजॉर्प्शन आइसोबार, इन दोनों को भी ऑब्जर्व कर लिया था। अब हम फोकस करते हैं ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। नाउ एक एक करके इनके बारे में स्मॉल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैप्चर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, पहला ऑब्जर्वेशन रहेगा प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम? सो
इनफैक्ट बिफोर हाई वैक्यूम अगर मैं आपसे पूछूंगा कि वैक्यूम कैसे क्रिएट किया जाता है, तो आपके दिमाग में क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं? व्हाट आर द वेज इन विच वैक्यूम इज क्रिएटेड? लेट्स से एक वेसल है, वेसल के अंदर मुझे वैक्यूम क्रिएट करना है, तो मैं कैसे वैक्यूम क्रिएट करूंगा? हाउ विल इट हैपन? बताओ। एनी आइडियाज? ये एक वेसल है, ठीक है, इसके अंदर गैस रखा हुआ है, ठीक है, अभी मुझे वैक्यूम क्रिएट करना है इसके अंदर। सो हाउ विल आई प्रोसीड? सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगाऊंगा, ठीक है, एंड उससे जितना गैस हो सकता है उतना गैस आई विल सक आउट, ठीक है। वैक्यूम पंप्स जो होते हैं, मतलब दे हेल्प इन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गैस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड, बट उनका भी एक फिजिकल लिमिटेशन होता है, ठीक है। जैसे 1 एटीएम से 0.1 या 0.01 एटीएम तक मैं लेकर आ गया, ठीक है, तब भी थोड़ा बहुत गैस तो अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मैं और हायर वैक्यूम पंप और हाई कैपेसिटी का और स्ट्रॉन्ग वैक्यूम पंप लेके आऊँगा, तो वो 10⁻³ एटीएम, 10⁻⁴ एटीएम तक लेकर चला जाएगा, ठीक है। बट स्टिल देयर वुड बी सम अमाउंट ऑफ गैस दैट इज प्रेजेंट इनसाइड। तो अब ये जो थोड़ा सा अमाउंट भी गैसेस प्रेजेंट है अंदर, ठीक है, ट्रेसेस में, ठीक है, तो वो जो ट्रेसेस में भी गैस प्रेजेंट रहती है, ट्रेसेस ऑफ गैस, दे कैन गेट absorbed बाय चारकोल। मतलब मैं यहाँ पे अगर चारकोल रख दूंगा, तो वो जो थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ गैस भी प्रेजेंट रहेगा उसको absorb कर लेगा। सो दिस विल हेल्प इन क्रिएटिंग अ हाई वैक्यूम। हाई वैक्यूम मतलब एकदम बहुत ही कम अमाउंट में गैसेस बची हुई रहेंगी, ठीक है। traces of gas are absorbed. Now गैस मास्क क्या होता है ये तो मैंने आपको बताया ही था लास्ट क्लास में, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो मोर लिक्विफाइबल गैसेस होती है, जो मोर पोलर गैसेस होती हैं लाइक HCl, H2S, SO2, they are absorbed by the charcoal present in the gas mask, जबकि N2O2 ऐसी गैसेस दे पास थ्रू एंड देन दे कैन बी ब्रीथ्ड इन, ठीक है। ह्यूमिडिटी कंट्रोल का एग्जांपल भी मैंने आपको बताया था। ह्यूमिडिटी कंट्रोल में कैसा रहता है? फॉर एग्जांपल सिलिका जेल, जिसका मैंने एग्जांपल आपको टुवर्ड्स द स्टार्ट ऑफ यस्टरडेज लेक्चर बताया था कि ये क्या करता है, मॉइस्चर को अपने सरफेस के ऊपर अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। देन रिमूवल ऑफ कलर फ्रॉम सोल्यूशन, ये भी हम लोगों ने कल डिस्कस किया था जब शुगर सोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने बात किया था कि जब शुगर का प्रोसेसिंग होता है तो शुगर सोल्यूशन को कलर्ड से कलरलेस बनाने के लिए उसको चारकोल बेड के थ्रू पास करा जाता है। तो जो चारकोल है वो सोल्यूशन से ऑर्गेनिक डाइज जो होती है, कलर्स जो होते हैं, उनको अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। देन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये भी एब्जॉर्प्शन का ही एप्लीकेशन है। हाउएवर इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस मतलब क्या हो गया? कैटालिसिस तो आपको समझ में आता है कि अगर कोई रिएक्शन को कैटलाइज करा जाएगा, उसका स्पीड ऑल्टर करा जाएगा यूजिंग कैटलिस्ट, तो हम उस प्रोसेस को कैटालिसिस कहते हैं, ठीक है। हेट्रोजीनियस क्यों?
हेट्रोजीनियस का मतलब ये हो गया कि जो कैटलिस्ट का फिजिकल स्टेट होगा वो रिएक्टेंट्स के फिजिकल स्टेट से डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लो हेबर्स प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस क्या होता था? N2 गैस प्लस H2 गैस इज गिविंग अमोनिया गैस। तो इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो सब गैसियस फॉर्म में है। अब अगर हम इसमें आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं, आयरन बेड, तो ये क्या एग्जांपल हो गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का। इसमें आयरन का फिजिकल स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये कैसे वर्क करता है इसके हम लोग काफ़ी डिटेल में जाकर ऑब्जर्वेशन देखेंगे, मॉलिक्यूलर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे हेट्रोजीनियस कैटालिसिस को। अच्छा, देन सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, दिस इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? यहाँ पर आप नोटिस करना, इनर्ट गैसेस का सेपरेशन क्यों हो पाएगा? बिकॉज इनर्ट गैसेस का एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन अलग अलग होगा। ठीक है, इनफैक्ट इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन में एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कैसे देखा जाता है, कौन सा गैस ज़्यादा एडजॉर्ब होता है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन में, इसमें हम लोगों ने गैसियस स्टेट चैप्टर में पढ़ा था कि जो नॉन पोलर गैस होती है, ठीक है, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जिसका साइज जितना बड़ा होता है उतना ज़्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होता है। ठीक है, सो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ जाता है। greater the size of the gas, size of the gas molecule, right? So if I ask you helium, neon, argon, krypton में extent of adsorption कैसा रहेगा? So you will proceed in this manner that greater the size, greater would be the extent of adsorption. So इसमें if you will notice कैसा रहेगा? Due to different degree of adsorption of gases by charcoal, a mixture of noble gases can be separated by adsorption at different temperatures. ठीक है, ये एक एग्जाम्पल जरूर याद रखना, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल। ठीक है, इस चैप्टर में मैंने आपको बोला स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स कम है, इसलिए एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस ज़्यादा रहेगा। मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स वेल। ठीक है, देन सेवेंथ एंड एट्थ एप्लीकेशन विच इज softening of hard water or deionization of water, they are quite similar to each other. इसमें ये फिनोमेना ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसे वर्क करता है उसके लिए ये वर्ड नोटिस करना दैट आयन एक्सचेंज रेजिन यूज करे जाते हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज रेजिन का मतलब क्या हो गया? आयन का एक्सचेंज करा जाता है। अब इफ यू रिमेंबर हार्ड वाटर को हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं? व्हाट इज द रीजन दैट वी से वाटर इज हार्ड और वाटर इज सॉफ्ट? डू यू रिमेंबर? ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। एनी रीजन हार्ड वाटर को हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं, बताओ? अरे राहुल, तुम आज इंजीनियरिंग के बैच में बैठ गए हो? तुम्हारा मेडिकल का क्लास मिस हो गया था क्या? अच्छा, बताओ ताकसन कहाँ गया? आज सुबह से तुम्हारी आवाज़ नहीं आई कुछ भी। इधर ही हूँ सर। हाँ, तो हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है, मतलब व्हाट इज द रीजन हार्ड वाटर को हार्ड वाटर क्यों बोलते हैं?
कुछ कहा सुधाकर, आवाज नहीं आई तुम्हारी। टाइप कर दो दर्शना, आप टाइप कर दो। हाँ राइट राहुल। हार्ड वाटर को हार्ड वाटर इसलिए बोला जाता है बिकॉज ऑफ द हाई मिनरल कंटेंट इन इट। तो उसमें देर आर सम आयंस like calcium 2 plus, magnesium 2 plus. These ions result in making the water hard. तो अगर हमें हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाना होता है, ठीक है, हार्ड वाटर से अगर हमें सॉफ्ट वाटर बनाना होता है तो हमें इन आयंस को रिमूव करना होता है, ठीक है। नाउ इन दिस केस द एडजॉर्प्शन का फिनोमेना आल्सो हेल्प्स इन। तो कैसा होता है, ये आयन एक्सचेंज रीजन यूज करे जाते हैं। ये आयन एक्सचेंज रीजन क्या करते हैं, ये सोल्यूशन में से कैल्शियम 2 प्लस आयंस को अब्जॉर्ब करते हैं और Na प्लस आयंस को छोड़ देते हैं। मतलब जैसा होता है कि ये ऐसे जो रेजिन होते हैं, ठीक है, दीज आर लार्ज मॉलिक्यूल्स और इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर कटायन अब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। तो इनमें Na प्लस ऑलरेडी लगा हुआ होता है एंड व्हेन दे आर एडेड टू हार्ड वाटर तो ये Na प्लस को हटाकर कैल्शियम 2 प्लस आकर यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द रेजन इटसेल्फ। जो स्पेसिफिक जो यहाँ पर कंपाउंड यूज करा जाता है तो उसका प्रॉपर्टी होता है कि वो कैल्शियम 2 प्लस आयंस को अट्रैक्ट कर देता है and it releases the Na plus ions in the solution, and Na plus ion in the solution are harmless, as in they are not something that make the water hard, ठीक है। अगर इसका कोई एनिमेशन होगा तो एक बार देखूं। एक्चुअली पहले एक अच्छा चैनल था यूट्यूब पर, शिक्षा हाउस करके, उसके काफ़ी एक्सप्लेनेटरी वीडियोस थे, बट अभी वो हटा दिया उन लोगों ने, आई थिंक पेड कर दिया होगा। देखिए अगर ये वाला वीडियो आपके लिए है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नहीं ये तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहा है। तो आप देखोगे तो दिखने में एक्चुअली ऐसे दिखते हैं ये आयन एक्सचेंज रीजन। what they do is that they can exchange cation और anion depending upon कैसा उनका डिजाइन करा जाता है। ठीक है, अच्छा देन इन क्योरिंग डिजीज डेफिनेटली एड्जॉर्प्शन का बहुत एप्लीकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी दैट इनफैक्ट अभी जैसे बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, राइट। तो उन प्रोटीन के या फिर एंजाइम्स के भी डिफरेंट डिफरेंट
स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, एंड वो स्ट्रक्चर इस तरीके से रहते हैं दैट व्हेन दे आर reacting, they get adsorbed on the you know surface first and then undergo the reaction. So जैसे फॉर एग्जांपल आज की तारीख में कोरोना वायरस का भी जब वैक्सीन तैयार हो रहा है तो वो किस तरीके से तैयार हो रहा है, या कोरोना वायरस के जो एंटीबॉडीज होते हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। जैसे ये वायरस का मॉलिक्यूल है, आपने देखा होगा इसके ऐसे डायग्राम्स कई बार ऐसे एनिमेशन के फॉर्म में टीवी पर या फिर कहीं आर्टिकल्स में पब्लिश होते हैं। तो उसमें कैसा रहता है, ये वायरस के जो सरफेस पर साइट्स रहते हैं, ठीक है, ये सरफेस पे जो साइट्स रहते हैं इनको डीएक्टिवेट करा जाता है। इनको डीएक्टिवेट करा जाता है बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज विच कैन ब्लॉक these surface groups, these surface sites, and as a result फिर ये वायरस सेल के साथ में, ह्यूमन सेल के साथ में अटैच नहीं हो पाते, ठीक है, देन दे कैन बी जस्ट फ्लश्ड आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। देन क्लेंजिंग एजेंट एंड फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये आपके मेटलर्जी में काम आने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। एक क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस भी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन रहता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्या आपने सुना है इसके बारे में जूनियर क्लासेस में? क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? एनी आइडिया? व्हाट इज क्रोमेटोग्राफी? सो क्रोमेटोग्राफी जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है, स्पेशली मतलब मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो डेफिनेटली पता होना चाहिए, काफ़ी काम का रहता है। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, ठीक है, दिस इज अ टेक्निक used to separate components in a mixture, ठीक है, सोल्यूशन के फॉर्म में हो सकता है आपका। सो किस तरीके से ये टेक्निक वर्क करती है, ठीक है, इसमें कैसा रहता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं इसमें, ठीक है। इसमें ग्लास प्लेट या फिर ग्लास कॉलम, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स रहती हैं क्रोमेटोग्राफी की। तो उसमें कैसा रहेगा, मान लो आप ऊपर से, ठीक है, एक सोल्यूशन पोर करोगे, ठीक है, इनटू अ कॉलम, ठीक है, ये कॉलम रहेगा, इसके अंदर एक सब्सटेंस रहेगा जो कि एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। नाउ क्या होता है कि अब इस सोल्यूशन के अंदर मान लो ए बी सी तीन कंपोनेंट है, ठीक है, विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस सब्सटेंस इनसाइड। नाउ डिपेंडिंग अपॉन किसका एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कैसा है, वो सब्सटेंस पहले एब्जॉर्ब होकर दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे मान लो ए का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, तो आपने सोल्यूशन को इसमें डाला तो यहाँ पर ए जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड बी और सी नीचे जाने लगेंगे, ठीक है। फिर बी का एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है तो बी एब्जॉर्ब होने लगेगा, ठीक है, और सी नीचे चला जाएगा, ठीक है। फिर ए और बी एब्जॉर्ब हो गए तो अब सी will get absorbed below A, B, and you will see or you will find that you have been able to separate out the different components present in the solution. फिर आप एक एक को एनालाइज कर सकते हो कि ए कंपोनेंट क्या है, बी कंपोनेंट क्या है, सी कंपोनेंट क्या है। सो क्रोमेटोग्राफी इज अ वेरी वेरी कॉमन लैब टेक्निक, मतलब जो भी स्टूडेंट्स ऐसे रिसर्च में जाते हैं आगे, क्रोमेटोग्राफी तो उनको डेफिनेटली आनी ही चाहिए, वो मतलब कराई जाती है, स्पेशली
जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में रिसर्च करने जाते हैं. इट्स अ वेरी कॉमन टेक्निक टू सेपरेट द components of a mixture and then analyze them. तो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? adsorption के, कि different components get adsorbed at different positions. ठीक है, different components get adsorbed at different positions. ठीक है, इसमें एक ऐसे ग्लास प्लेट के ऊपर भी करा जाता है जिसमें एडजॉर्प्शन और कैपिलरी इफेक्ट को यूज करते हुए सब्सटेंस ऊपर ट्रैवल करते हैं एक प्लेट के ऊपर, एंड जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं उससे समझ में आता है डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. ठीक है, बट सबसे सिंपल तो ये ग्लास कॉलम वाला क्रोमेटोग्राफी रहता है जिसका मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया. ठीक है, एक ओवरऑल ऊपर ऊपर से आइडिया ही काफ़ी है. यू डोंट नीड टू गेट इनटू अ लॉट ऑफ डेप्थ ऑफ इट. ठीक है, ये एप्लीकेशन समझ में आए? इनमें किसी में कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है? ये कैटालिसिस वाला हम लोग डेफिनेटली अभी डिटेल में ऑब्जर्व करेंगे, दैट व्हाट इज दिस कैटालिसिस वाला पार्ट. ओके, ठीक है. नाउ लेट्स गेट इनटू द डिटेल ऑफ दिस कैटालिसिस वाला पार्ट, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. नाउ इसमें ऑब्जर्व करना सबसे पहले कैटलिस्ट की डेफिनेशन, राइट? सब्सटेंस व्हिच accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged after the reaction are known as catalyst. ठीक है, and the phenomena is known as catalysis. तो ये एक पुराना डेफिनेशन है जो कि आप लोगों ने बहुत टाइम पहले भी देखा होगा, पढ़ा होगा. ठीक है, नाउ कैटालिसिस को हम लोग दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट. ठीक है, based on physical state we can categorize catalysis into homogeneous and heterogeneous. ठीक है, homogeneous कैसा रहेगा? इसमें जो कैटलिस्ट है और रिएक्टेंट्स है, ठीक है, इनका सेम फिजिकल स्टेट रहेगा. हेट्रोजेनियस में कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स का डिफरेंट फिजिकल स्टेट है. ठीक है, जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे आप नोटिस करना, SO2 एंड O2 को मिक्स करके SO3 गैस बनाया जा रहा है. ठीक है, इस SO3 गैस से फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है. इस प्रोसेस को लेड चेम्बर प्रोसेस कहते हैं. इसमें NO गैस को यूज किया जाता है एज कैटलिस्ट. ठीक है, तो ये जो कैटलिस्ट और रिएक्टेंट्स है इनका फिजिकल स्टेट सेम है. तो ये होमोजेनियस का एग्जांपल हो गया. ठीक है, देन यहाँ पर आई थिंक ये वाला रिएक्शन अधूरा रह गया. इसको ये इफ यू रिमेंबर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये आपको मैंने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में पढ़ाया भी था. एस्टर का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनता है? एसिड प्लस अल्कोहल. ठीक है, तो यहाँ पर ये एस्टर और HCl दे आर ऑफ द सेम फेज ओनली. ठीक है, एक्वस फेज में ही प्रेजेंट है. देन इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ये वाला एग्जांपल भी मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था. कैसा था? ये सुक्रोज से ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बन रहा था. तो इसमें भी जो H प्लस आयन है वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है. ठीक है, H प्लस आयन, तो वो भी एक्वस फेज में ही है. तो ये एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स हैं
ध्यान में रखना होमोजीनियस कैटालिसिस के। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इस चैप्टर में, जैसे मैंने आपको बताया, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस रहेगा, क्योंकि ये हेट्रोजीनियस कैटालिसिस ही एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन है। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में मतलब देयर इज नो एडजॉर्प्शन एज सच, मतलब जैसे मान लो ये CH3COCH3 है, ठीक है, ये एस्टर है। अब इसमें क्या होगा कि मतलब H+ आएगा कैटलिस्ट की तरह, मतलब एक्ट करेगा, एंड फिर वापस से रीजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें एक कैटलिस्ट सिंगल आयन या सिंगल सब्सटेंस की तरह आता है, रिएक्शन में पार्ट लेता है और फिर से रीजनरेट हो जाता है, एंड इसमें कहीं पर एडजॉर्प्शन का कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है, होमोजीनियस के केस में। बट हेट्रोजीनियस के केस में, हेट्रोजीनियस के केस में आप नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पर ये आयरन का बेड रखा हुआ है, ठीक है, एंड इसके ऊपर N2 गैस एंड H2 गैस प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इनसे अमोनिया गैस बन रहा है, ठीक है। तो कैसे आयरन का रोल रहेगा उसमें, एडजॉर्प्शन कैसे काम करेगा, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा थोड़ी सी देर में, ठीक है। सो दिस इज समथिंग जहाँ पर एडजॉर्प्शन का एप्लीकेशन रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये 4-5 एग्जाम्पल है विच आर वेरी कॉमन प्रोसेसेस, मतलब ये 4 एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हेबर प्रोसेस, ओसवाल्ड प्रोसेस एंड हाइड्रोजनेशन, ठीक है, ये वेरी कॉमन रिएक्शंस हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज़ करी जाती हैं। तो इनका एग्जाम्पल और इनके कैटलिस्ट, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इनको आप याद रखना, ठीक है। जैसे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड प्लैटिनम को यूज़ करा जाता है एज कैटलिस्ट। हेबर्स प्रोसेस में आयरन को यूज़ करा जाता है। ओसवाल्ड प्रोसेस, इससे HNO3 बनता है, नाइट्रिक एसिड, इसमें प्लैटिनम को यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजनेशन जो होता है, मतलब अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड बनाया जाता है, तो उसमें निकल एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को सैचुरेट करा जाता है। तो सो दीज आर some common examples which I would again request you to remember, ठीक है। अब नोटिस करना कि ये हेट्रोजेनियस कैटालिसिस को एडजॉर्प्शन कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना। सो एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल कैसा है, C2H4 का हाइड्रोजनेशन करना है टू फॉर्म C2H6, ठीक है, इथीन से इथेन बनाना है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना दैट अगर यहाँ पे निकल कैटलिस्ट नहीं यूज करा जाता है, ठीक है, निकल कैटलिस्ट इज नॉट यूज्ड, तो ये प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए हम फिर अरेनियस थ्योरी को याद करेंगे। अरेनियस थ्योरी के हिसाब से कैसा होना चाहिए था फिर ये, मतलब ऐसे C2H4 का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आएगा, ठीक है, एंड इनका आपस में कोलिजन होगा और C2H6 फॉर्म होगा। अब कोलिजन होने के लिए ओरिएंटेशन एज वेल एज एनर्जी, दोनों क्राइटेरिया मीट करने पड़ेंगे, तभी हमारा कोलिजन सक्सेसफुल हो पाएगा एंड उससे C2H6 बनेगा, ठीक है। नाउ दिस इज द रीजन कि ये रिएक्शन स्लो रहता है, क्योंकि ओरिएंटेशन एज वेल एज एनर्जी दोनों का क्राइटेरिया मीट होना काफ़ी कम चांस रहता है उसका। तो इसके लिए विदाउट द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये रिएक्शन काफ़ी स्लो रहता है, ठीक है। अब नोटिस करना कि निकल एज अ कैटलिस्ट इस रिएक्शन को फास्ट कैसे बनाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म किस तरीके से रहता है। सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है,
ये कैटलिस्ट की सरफेस के पास में आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा रहेगा कि एक वेसल है, वेसल में ऐसे कैटलिस्ट का बेड बनाया हुआ है निकल का। ठीक है, एंड ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स अब रैंडमली मूव करते करते दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। ठीक है, now when they come close to the surface of catalyst, then what happens? Physical adsorption takes place. ठीक है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट टेक प्लेस, मतलब जो जैसे ये निकल का सरफेस है, यहाँ पर आप नोटिस करो, दिस इज द सरफेस ऑफ निकल। इसके ऊपर H2 मॉलिक्यूल आया, तो ये H2 मॉलिक्यूल निकल के एटम्स के साथ में, ठीक है, फिजिकली वंडरवॉल फोर्सेस के थ्रू, ठीक है, अट्रैक्ट होने लगा। ठीक है, अभी पहले फिजिक्स ऑप्शन होगा। फिजिक्स ऑप्शन में क्या रहता है? दीज आर वंडरवॉल्स फोर्सेस। ठीक है, इनकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे नोटिस करना, जो एच एच के बीच का खुद का बॉन्ड है, ठीक है, एच और एच के बीच का खुद का बॉन्ड है, वो स्ट्रेन होने लग जाता है। ठीक है, स्ट्रेन होने लग जाता है मतलब वीक होने लग जाता है। ठीक है, देन यहाँ पर ऑब्जर्व करना, द थर्ड स्टेप हैपेंस इन विच फिजिकल एड्सॉर्प्शन चेंजेस टू केमिकल एड्सॉर्प्शन। ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक। ठीक है, स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, ये चीज हर एक केस में नहीं होती है जहां पर फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। ठीक है, दिस हैपेंस बिटवीन पर्टिकुलर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस अंडर पर्टिकुलर कंडीशंस। ठीक है, सो दिस इज स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज इट हैपेंस बिटवीन स्पेसिफिक सब्सटेंस अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ठीक है, ऐसा नहीं है ना जैसे चारकोल के सरफेस के ऊपर अमोनिया गैस एड्जॉर्ब हुआ था, फिजिकली एड्जॉर्ब हुआ और फिर वो केमिकली एड्जॉर्ब होने लग गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर भी अब ऐसा नहीं है कि निकल की सरफेस के ऊपर हो रहा है तो चारकोल की सरफेस के ऊपर भी हो जाएगा। ठीक है, या फिर मतलब कोई और मेटल रैंडमली आप ले लो और उसकी सरफेस पे भी होने लग जाएगा, नहीं, ये समथिंग वेरी स्पेसिफिक होता है, इसलिए डिफरेंट रिएक्शंस के डिफरेंट कैटलिस्ट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन का कैटलिस्ट दूसरे रिएक्शन में भी काम करेगा, नहीं, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में निकल की सरफेस के ऊपर जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स या जो इथीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिजिकली एड्जॉर्ब होते हैं, उनका केमिकल एड्जॉर्प्शन भी हो जाता है। केमिकल एड्जॉर्प्शन होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर व्हाट हैपेंस इज दैट देयर आर chemical bonds that get formed between the hydrogen atoms and the nickel atom। ठीक है, एंड ये वाला बॉन्ड ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाता है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच ऑलमोस्ट ब्रेक्स अवे। ठीक है, अब यहां पर नोटिस करना, नाउ दिस इफ अगर इसके नेबरिंग साइड पे, ठीक है, यहां पर नोटिस करना, अगर इसके नेबरिंग साइड पे दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी इसी तरीके से एड्जॉर्ब हुआ होता है, तो क्या होगा, उनके बीच में इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये जैसे निकल का सरफेस है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर ही ड्रॉ करा है, दिस इज निकल का सरफेस। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर एक जगह पर हाइड्रोजन एड्जॉर्ब हुआ। ठीक है, यहाँ पर
लेट्स से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुआ और ये हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो तो वीक हो चुका है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर मान लो इथीन भी एब्जॉर्ब हुआ, इथीन भी एब्जॉर्ब होगा तो क्या होगा, इथीन के मॉलिक्यूल्स निकल के साथ में एब्जॉर्ब रहेंगे एंड उनके खुद का बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये दोनों आजू बाजू की साइड पे रहेंगे, ठीक है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दे आर एब्जॉर्ब एट द नेबरिंग साइड्स, तो क्या होगा, देन ये आपस में इंटरमीडिएट फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। ये इंटरमीडिएट हमारा रहेगा, दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन दीज टू एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, ठीक है। एंड इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, ये C2H6 फॉर्म हो जाएगा एंड ये C2H6 जो रहेगा, दिस इज समथिंग विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय द कैटलिस्ट, ठीक है। जो प्रोडक्ट रहेगा हमारा इस केस में C2H6, वो निकल की सरफेस पर एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो क्या होगा, वो निकल की सरफेस को छोड़ के चला जाएगा एंड सरफेस फिर से तैयार हो जाएगा दोबारा रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एनिमेशन ज़रूर दिखाता हूँ, ठीक है। एक बार एक एनिमेशन देखना, लेट मी अगेन ओपन यूट्यूब। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ये अच्छा वीडियो है, ठीक है। थोड़ा लैग आएगा बट धीरे धीरे देखना, ठीक है। मैं इसको या तो म्यूट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा आगे से। जैसे इथिन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो पहला स्टेप हो रहा है कि ये इथिन सरफेस पे जाके एब्जॉर्ब हो रहा है निकल के, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा कि निकल की सरफेस के ऊपर इथिन के मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर ये फिजिसॉर्प्शन से केमिसॉर्प्शन होने लगेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर नेबरिंग साइट्स पर आके लेट से दूसरा रिएक्टेंट भी एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये भी फिजिकली एब्जॉर्ब होने से केमिकली एब्जॉर्ब होने लग जाएंगे और फिर ये आपस में इंटरमीडिएट बनाने लग जाएंगे, ठीक है। आप देखोगे कि ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ठीक है, ये अब इथिन मॉलिक्यूल के, हाइड्रोजन के एटम जो है ये इथिन मॉलिक्यूल के साथ में अब बॉन्ड होने लग गए हैं, ठीक है, नेबरिंग साइट्स पर। एंड ये जो इथिन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, ये निकल की सरफेस पर एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो ये यहाँ से हटने लग जाएगा, ठीक है। देन इट विल जस्ट ब्रेक फ्री फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। दिस इज समथिंग विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड बाय निकल। निकल क्या कर रहा है, रिएक्टेंट्स को ही एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो ये सरफेस फिर से फ्री हो गया, अब इस पे आप फिर से रिएक्शन करा सकते हो, ठीक है। समझ में आया ये एनिमेशन से थोड़ा सा और क्लैरिटी मिली आपको कि कैसा हो रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन गेट्स कन्वर्टेड इनटू केमिकल एड्जॉर्प्शन, ठीक है। एंड नेबरिंग साइट्स पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, दूसरा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, देन इंटरमीडिएट फॉर्म होके प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा एंड देन इट गेट्स रिलीज्ड फ्रॉम द सरफेस,
ठीक है, इज दिस क्लियर? इसी को एनसीईआरटी में जब आप देखोगे तो एक छोटे से डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके से बताया गया है कि जैसे ये कैटलिस्ट का सरफेस है, ठीक है, ये कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आकर एड्जॉर्ब होंगे, आजू बाजू में एड्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है, एंड देन दे फॉर्म द इंटरमीडिएट, ठीक है, एंड देन इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो फिर कैटलिस्ट की सरफेस से फ्री हो जाएगा, डिसॉर्प्शन हो जाएगा उसका, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर एक जो एडिशनल डिटेल कैप्चर करनी है वो ये था कि यहाँ पर फिजिसॉर्प्शन होता है पहले, देन उसके बाद में केमिसॉर्प्शन होता है, ठीक है। Is this clear how the mechanism of heterogeneous catalysis works? ठीक है, इसी तरीके से बाकी केसेस में भी रहता है जहाँ पर you have gases getting absorbed on the surface of the metal and then undergoing reaction. अच्छा, अब इससे एक डेफिनेटली आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ कैसे जाता है, मतलब इसमें आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अरे ये तो नंबर ऑफ स्टेप्स तो ज़्यादा हो गए, ठीक है। पहले तो एक ही सिंपल सा स्टेप हो रहा था, अगर कैटलिस्ट नहीं होता तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैटलिस्ट नहीं होता तो क्या क्या स्टेप रहता कि मॉलिक्यूल्स को आपस में कोलाइड करना है और मॉलिक्यूल प्रोडक्ट मॉलिक्यूल फॉर्म कर देना है। अब इसमें तो क्या हो रहा है, इतने सारे स्टेप्स हो रहे हैं, तो फिर ये फास्ट कैसे हो गया? हाउ इज इट दैट इट बिकम्स फास्टर? एनी एक्सप्लेनेशन? आप लोग कुछ बोलना चाहोगे अपनी तरफ से? Why did the catalyst or how did the catalyst make the reaction faster? बताओ ताकसिन, एनी आइडियाज? हाँ बोलो भूषण, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ पाई, दोबारा बोलो। कैटलिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पर? कैटलिस्ट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन मल्टीपल वेज, ठीक है। पहले तो कैटलिस्ट कैसे हेल्प कर रहा है यहाँ पे नोटिस करना, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर गेटिंग एड्सॉर्ब्ड। तो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है, ठीक है, एज कंपेयर टू हवा में जहां पर गैशियस मॉलिक्यूल्स दे आर रैंडमली प्रेजेंट, सरफेस पे आके जब वो एब्जॉर्ब होते हैं तो सरफेस पे उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, पहली बात। दूसरा, कैटलिस्ट कैसे हेल्प कर रहा है? कैटलिस्ट क्या कर रहा है यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि मॉलिक्यूल के अंदर के जो बॉन्ड्स है उनको वीक कर दे रहा है, ठीक है। जब कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोजन आके बैठा तो ये हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड वीक हो गया। जब C2H4 आके बैठा, ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूल का अंदर का बॉन्ड वीक हो गया। एंड नाउ ये जो एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल्स है दे आर
quite reactive, they can quickly form bonds with the neighboring adsorbed molecules. तो इसने क्या करा, एक्टिवेशन का बैरियर भी कम कर दिया, क्योंकि एक्टिवेशन का बैरियर क्यों आता है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक वगैरह करने के लिए एक्टिवेशन का बैरियर आता, बट इन बॉन्ड्स को ऑलरेडी कैटलिस्ट ने वीक कर दिया. So as a result, molecules, rather than just colliding with high kinetic energy and able to overcome the barrier, can get adsorbed and then easily get converted into product. ठीक है, तो ये समझ में आया आपको. अच्छा, अब नोटिस करना, समटाइम्स आप लोगों ने नोटिस किया होगा, ठीक है, देर आर दीज वर्ड्स प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स ऑल्सो यूज्ड. ठीक है, ये प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स क्या होते हैं, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मतलब आप लोगों ने ये चीज़ जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि हेबर्स प्रोसेस जो रहता है, ठीक है, इसका कैटलिस्ट रहता है आयरन. ठीक है, अब इसी प्रोसेस के लिए मोलिबेडनम कैन बी यूज्ड एज अ प्रमोटर. ठीक है, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. और कार्बन मोनोऑक्साइड अगर यूज करा तो इट कैन एक्ट एज inhibitor, or you can say poison for the catalyst that can slow down the reaction. तो ये प्रमोटर एंड इनहिबिटर क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, उसका भी हमें एक आइडिया लगता है व्हेन वी स्टडी वाया दिस एडजॉर्प्शन थ्योरी. तो यहाँ पर आप नोटिस करना, प्रमोटर क्या होता है. प्रमोटर, ध्यान से ऑब्जर्व करना, प्रमोटर पहली बात तो कैटलिस्ट नहीं होता है. ठीक है, समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड एंड से कि प्रमोटर भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है तो वो भी कैटलिस्ट हो गया. नहीं, प्रमोटर जो है वो डायरेक्टली, ठीक है, इट डज नॉट डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द रिएक्टेंट्स. ठीक है, वो क्या करता है, प्रमोटर इज अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ कैटलिस्ट. कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट्स के साथ में इंटरैक्ट करता है. अभी जो प्रमोटर है ये कैटलिस्ट की इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है, ये रिएक्टेंट्स के साथ में इंटरैक्ट नहीं करता. तो वो कैसा रहता है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना कि जैसे यहाँ पर जो निकल का एटम था, निकल का सरफेस था, निकल का सॉलिड था, तो प्रमोटर क्या करेगा, प्रमोटर उस निकल के क्रिस्टल में या निकल के जो सॉलिड स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो बीच की खाली पोजीशंस होती है, ठीक है, ये इंटरस्टिशियल वॉइड का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल वॉइड का मतलब हो जाएगा दैट यू कैन से एम्प्टी स्पेस. ठीक है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन एटम्स. ठीक है, निकल के एटम्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस होगा, मतलब मान लो ऐसे निकल के एटम्स अरेंज्ड है, ठीक है, तो इनके बीच में एम्प्टी स्पेस रहता है ना, तो ये एम्प्टी स्पेस में प्रमोटर जाकर क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं. ठीक है, दिस इज द की कैच. ये प्रमोटर्स जो है ये सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कैटलिस्ट का, एंड उसकी वजह से ये जो मॉलिक्यूल एड्सॉर्ब हुए उनके बॉन्ड्स पे और ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है एंड वो और इजीली ब्रेक कर जाते हैं, विच रिजल्ट्स इन अ फास्टर रिएक्शन. ठीक है, बट नोटिस करना दैट दीज प्रमोटर्स दे डू नॉट directly increase the rate of reaction, they do not directly interact with the reactants. ठीक है, they actually increase the effectiveness of catalyst. ठीक है, ये प्रोमोटर समझ में आया आपको क्या होता है, इज दिस क्लियर. नाउ
अब आप ऑब्जर्व करना, इनहिबिटर्स। ठीक है, इनहिबिटर्स क्या रहेंगे? इनहिबिटर्स आर कैटालिटिक पॉइजन। ठीक है, इन कैटालिटिक पॉइजन भी कैसे है, इनका इनका रोल क्या होता है? ये कैटलिस्ट को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, दे अगेन डू नॉट इंटरैक्ट विद द रिएक्टेंट, इनका रिएक्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता। ये क्या करेंगे? ये कैटलिस्ट की सरफेस पे जाके बैठ जाएंगे। ठीक है, और ये रिएक्टेंट्स को अब्जॉर्ब नहीं होने देंगे। ठीक है, तो इनका क्या होता है? दे प्रेफरेंशियली अब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब ये जाकर कैटलिस्ट के सरफेस को ब्लॉक कर देंगे, एंड एज अ रिजल्ट अब सरफेस अवेलेबल नहीं रहा, तो फिर कैसे ही रिएक्शन हो पाएगा। ठीक है, समझ में आया ये? किस तरीके से रहेगा? तो क्या आपको ये एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? पूछ लो एक बार, कोई पर्टिकुलर चीज नहीं समझ में आई हो, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व करना। अब कैटालिसिस में ही थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन है। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, विच इज अगेन क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, बट हाउ दे अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन तो हमने ऊपर पढ़ा था, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। दिस क्लासिफिकेशन इज समथिंग विच इज ऑल्सो देयर, एंड आपको इनके नाम पता रहने चाहिए। ठीक है, जैसे पॉजिटिव कैटालिसिस क्या करेगा? पॉजिटिव कैटालिसिस इंक्रीजेस द रेट। नेगेटिव कैटालिसिस, ठीक है, बहुत ही कम ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, इट डिक्रीजेस द रेट। इसमें ये एक एग्जांपल आप डेफिनेटली ध्यान रखना। ठीक है, ये एग्जांपल काम आता है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन हो जाता है, रखे रखे वो H2 और O2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो उसका रेट अगर आपको स्लो करना है तो उसमें आप ग्लिसरॉल ऐड कर दो, तो इट विल स्लो डाउन द सेल्फ डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। ठीक है, देन ऑटो कैटालिसिस ऑब्जर्व करना। ऑटो कैटालिसिस कैसा रहता है? ऑटो कैटालिसिस में जो रिएक्शन प्रोडक्ट है वही कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, कि कोई तो एक प्रोडक्ट रहेगा, वही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना, हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखा था। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर में कैसा रहता है? H प्लस कैटलिस्ट रहता है, और इनफैक्ट इसमें प्रोडक्ट भी एसिड रहता है, तो प्रोडक्ट भी H प्लस देगा। तो जैसे जैसे प्रोडक्ट बन रहा है, कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, एंड वो कैटलिस्ट का अमाउंट बढ़ने से रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये एक कॉमन एग्जाम्पल है दैट प्रोडक्ट इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। ऐसे ही ये जो रिडॉक्स रिएक्शन है, काफ़ी कॉमन रिडॉक्स रिएक्शन है, ये आपको याद हो तो अपन ने काफ़ी बार रिडॉक्स रिएक्शन में ऑब्जर्व किया था कि KMnO4 ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सीडाइज करता है, इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते हैं। तो इसमें भी ये जो Mn2+ है, ठीक है, ये Mn2+ क्या करता है? ये Mn2+ कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि ये रिएक्शन जो होते हैं ये स्लो रहते हैं बिगिनिंग में। ठीक है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है, ये
बढ़ते, इनका रेट बढ़ता जाता है, दे बिकम इंक्रीजिंगली रैपिड एज द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, मतलब अगर इनका आपको ग्राफ अगर मैं बताऊं, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का, ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्टिंग में से कम रहेगा, बट फिर ये बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, एंड इवेंचुअली वापस मतलब जीरो भी होगा कभी तो, क्योंकि रिएक्टेंट ही खत्म हो जाएंगे, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा। बट ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग टाइम। ठीक है, फिर एक इंड्यूस्ड कैटालिसिस होता है। ठीक है, इंड्यूस्ड कैटालिसिस में कैसा होता है, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज करता है। ठीक है, इसमें कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करता, एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज कर देता है। तो इसमें मतलब कैसा होता है दैट कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन वन, ठीक है, दिस डज नॉट हैपन, ठीक है, बाय इटसेल्फ। लेकिन अगर इसी वेसल के अंदर, ठीक है, मैंने कोई एक रिएक्शन टू कर दिया, ठीक है, रिएक्शन टू हैपन्स, then it makes reaction 1 also happen. So reaction 2 you can say induces, ठीक है, induces का मतलब होता है induces को हम लोग कैसे बोलेंगे, induces का मतलब होता है कि uh, उसको करवाना, मतलब उसको उसका कॉज, उसके पीछे का कारण बन जाना। ठीक है, तो रिएक्शन 2 जो है वो हो रहा है, ठीक है, खुद से हो जाता है रिएक्शन 2, बट वो जब होता है तो उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन 2 भी, और सॉरी रिएक्शन 1 भी होने लगता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है, बट ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको एग्जाम्पल ध्यान में रखना, जस्ट ये वर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, ये वर्ड समझ में आए, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो एंड इंड्यूस कैटालिसिस, आर दीज क्लियर? नोट कर लिया आपने? इसमें कुछ समझना है आपको और? ऑलराइट, ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, दिस इज समथिंग जो आप लोगों ने मतलब जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे, एंड इनफैक्ट केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में भी मैंने आपको इनके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने ये दो, ठीक है, जो पहला वाला है वो तो खैर डेफिनेशन ही है कैटलिस्ट की, बट ये फिफ्थ एंड सिक्स पॉइंट पे हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में खास फोकस डाला था कि कैटलिस्ट क्या करता है। ठीक है, इनफैक्ट फोर्थ पॉइंट भी आप मान लो कि जो कैटलिस्ट है वो क्या करेगा, कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, एंड हम लोगों ने साथ में ही पढ़ा था कि कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, डज नॉट अफेक्ट थर्मोडायनेमिक्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देन इस चैप्टर में, ठीक है, इस चैप्टर में अब आपने कुछ
एक दो नई चीजें ऑब्जर्व करिए, ठीक है। एक नई चीज क्या ऑब्जर्व करिए, यहाँ पे ऑब्जर्व करना दैट कैटलिस्ट, अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं एडजॉर्प्शन के फिनोमेना पे काम कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में अगर सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि एडजॉर्प्शन तो सरफेस के ऊपर होता है ना, तो अगर कैटलिस्ट का सरफेस एरिया ज़्यादा रहेगा, ठीक है, अगर वो पाउडर्ड फॉर्म में है तो ज़्यादा एडजॉर्प्शन हो पाएगा एंड उससे रिएक्शन का रेट और बढ़ेगा, ठीक है। ये हम लोगों ने इस चैप्टर में सीखा, ठीक है। देन दिस अंडरस्टैंडिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये भी हम लोगों ने इसी चैप्टर में सीखा, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि केमिसॉर्प्शन में, ठीक है, इफ यू रिमेंबर ये एक्स बाय एम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा था, ऐसे इंक्रीज करके फिर डिक्रीज कर रहा था। तो ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ठीक है, दिस इज अ फीचर ऑफ कैटालिसिस, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन वैसे तो टेम्परेचर के साथ में डिक्रीज करता है, बट क्योंकि केमिसॉर्प्शन भी होता है यहाँ पर, तो इसमें एक्टिवेशन एनर्जी लगता है। तो कैटलिस्ट जो होते हैं वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर में वर्क करता है, ठीक है। देन ये थर्ड वाला भी हमारा लर्निंग रहा इस चैप्टर का, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि अगर स्मॉल अमाउंट पे भी कैटलिस्ट डालते हैं तो वो सफिशेंट होता है, क्यों, बिकॉज कैटलिस्ट की सरफेस से प्रोडक्ट डीसॉर्ब हो जाता है, ठीक है। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट गेट्स डीसॉर्ब्ड, तो उससे क्या होता है, सरफेस वापस से फ्री हो जाती है और उस पर फिर और नए रिएक्टेंट्स आके रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना के निकल सकते हैं, ठीक है। देन दो और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगा। एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है एक्टिविटी और एक कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है सिलेक्टिविटी, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर देखना जो एक्टिविटी रहता है कैटलिस्ट का, ठीक है, दैट इज समथिंग विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कैटलिस्ट ओनली, ठीक है। अगर अपन जैसे एनसीईआरटी में भी देखेंगे, ठीक है, ये मैंने एनसीईआरटी से ही पिक करा है, जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं वो तो खैर हमें पता ही है, बट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट में आप देखना, यहाँ पर एक्टिविटी ऑफ अ कैटलिस्ट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन, ठीक है, कि कितना रिएक्टेंट्स कैसे अब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कैसा है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दे आर, इतना स्ट्रांगली भी अब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए कि वो मूव ही नहीं कर पाए, ठीक है, या फिर इतना भी नहीं रहना चाहिए कि अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पर एक बैलेंस रहना चाहिए, द रिएक्टेंट्स मस्ट गेट अब्जॉर्ब्ड reasonably strong to become active, however they must not get absorbed so strongly that they are immobilized and other reactants are left with no space on the catalyst surface for absorption, ठीक है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है which makes this catalysis very specific, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये H2NO2 का रिएक्शन है, ठीक है, अब ये ऐसे नॉर्मली नहीं होता ना हवा में, ठीक है, इनफैक्ट ये ऐसे आयरन के सरफेस के ऊपर या एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर भी इतना कन्वीनियंटली नहीं होता, ठीक है। इसमें प्लैटिनम कैटलिस्ट ही काम करता है, क्यों, क्योंकि प्लैटिनम का एक्टिविटी ऐसा रहेगा कि वो इन मॉलिक्यूल्स को बहुत ही ऑप्टिमल तरीके से एब्जॉर्ब करेगा, ना तो ज़्यादा वीक रहेगा ना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो इसमें ये एग्जाम्पल
आप जरूर ध्यान रखना that it has been found that hydrogenation reaction, ठीक है, जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है उसमें जो कैटलिस्ट है, ठीक है, उनकी एक्टिविटी ग्रुप 5 से ग्रुप 11 बढ़ती जाती है, ठीक है। मैक्सिमम एक्टिविटी ग्रुप 7 से लेकर ग्रुप 9 के एलिमेंट शो करता है, ठीक है। दिस इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर एज एन एग्जाम्पल, ठीक है। मैं चाहिए तो यहाँ पर एक्टिविटी का भी थोड़ा सा और डिटेल लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी की प्रॉपर्टी रहेगी आपके लिए। देन एक और प्रॉपर्टी रहती है कैटलिस्ट की, विच इज कॉल्ड एज सिलेक्टिविटी, ठीक है। ये जो सिलेक्टिविटी का प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट द रिएक्शन टुवर्ड्स पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसा आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर ये जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं इसमें सेम सेट ऑफ रिएक्टेंट्स है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। बट प्रोडक्ट क्या बनेगा वो कैटलिस्ट सिलेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैटलिस्ट दैट दे कैन डायरेक्ट, they can talk about, or they can result in the formation of a particular product in place of multiple possibilities, ठीक है। एंड इसी के अंदर, ठीक है, विद इन दिस characteristic of selectivity there is this important example of substances called as zeolites, ठीक है। these are quite often used especially in petrochemical industry, ठीक है। इनका अपनी राइट है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी, इनफैक्ट वाटर के भी सॉफ्टनिंग में यूज करा जाता है, ठीक है। वाटर फिल्ट्रेशन जो प्लांट्स होते हैं वहां पर भी जियोलाइट्स का यूज करा जाता है। सो जियोलाइट्स का एक पर्टिकुलर एग्जांपल क्यों हाईलाइट किया जा रहा है, बिकॉज these zeolites they work on the principle of shape selective catalysis, ठीक है। तो ये शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस क्या होता है यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, ये जो बोल्ड में मैंने लिखा हुआ है, दैट शेप एंड साइज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स दे डिसाइड कि रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। द रिएक्शन taking place in zeolites depend upon the shape and size of reactant and product molecule as well as the pore and cavities of the zeolite. So यहाँ पर ये जो कैटलिस्ट है zeolites, ठीक है, you can have reactants, multiple reactants coming towards them, ठीक है। बट उसमें से कौन से रिएक्टेंट्स का रिएक्शन होगा, ठीक है, वो उनके शेप या साइज पे डिपेंड करता है। एंड हो सकता है कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, बट कौन सा प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, ठीक है, वो अगेन जियोलाइट के जो पोर्स है, जो उनकी कैविटीज हैं, उनके शेप और साइज से डिसाइड होता है, ठीक है।
सो दिस इज समथिंग, जैसे आप नोटिस करोगे कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आ, आप नोटिस करोगे कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्राइमरीली क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन ही होते हैं, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ही होते हैं। अब कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जब रिएक्ट कराए जाते हैं तो देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन, देर आर मेनी पॉसिबल कंपाउंड्स दैट कैन फॉर्म, लाइक गैसेस भी फॉर्म हो सकती हैं, ठीक है, मीथेन ईथेन प्रोपेन, या फिर आपके लिक्विड भी फॉर्म हो सकते हैं, ऑक्टेन नोनेन डेकेन, या फिर आपके हायर हाइड्रोकार्बन वैक्सेस एंड ऑल, ये सब भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर हमें कोई पर्टिकुलर टाइप का ही प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, मतलब जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है उसमें मुझे चाहिए है कि नहीं, बिकॉज ऑफ whatever reaction I'm doing, I want this kind of product, तो वहाँ पर ये zeolites as catalyst they play a very crucial role, because what they do is that इनके जो catalyst के shape and size होते हैं, इनसे पर्टिकुलर टाइप के रिएक्टेंट्स ही अंदर आ पाते हैं, उनके बीच में रिएक्शन होकर पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट्स ही एग्जिट कर पाते हैं। सो दिस बिकम्स अ वेरी crucial way of selecting the kind of products that you would want out of a reaction, ठीक है, एंड इन्हीं के ऊपर रिसर्च होता रहता है so as to make these processes more efficient, ठीक है। जैसा आप यहाँ देखोगे कि ये, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जियोलाइट्स आर वाइडली यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री फ्रॉम क्रैकिंग हाइड्रोकार्बन्स, राइट। एंड एक ZSM5 करके एक जियोलाइट का एग्जांपल दिया है जो कि अल्कोहल्स को डायरेक्टली पेट्रोल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग विच इज अबाउट कैटलिस्ट्स इन अ मोर डिटेल्ड मैनर, ठीक है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना पढ़ा था, ठीक है। हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, एंड हम लोग सरफेस से जुड़े हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना का डिस्कशन कर रहे थे विच वाज एड्सॉर्प्शन, ठीक है। एंड एड्सॉर्प्शन क्या होता है, कैसा होता है, उसके एप्लीकेशंस कैसे रहते हैं, वो मैंने आपको डिटेल में समझाया। एंड आज के लेक्चर का फोकस था एक बहुत ही स्पेसिफिक एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन विच इज हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। अब हेट्रोजीनियस कैटालिसिस के साथ साथ कैटालिसिस का भी थोड़ा सा हम लोगों ने नॉलेज गेन किया, in which we understood the various types of catalysis, and then went into the details of heterogeneous catalysis and how adsorption theory explains heterogeneous catalysis, ठीक है। फिर उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे अबाउट प्रमोटर्स एंड इनहिबिटर्स जिनका आपको ध्यान रखना रहेगा, ठीक है। इतना पार्ट समझ में आया आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही रहेंगे। ठीक है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही रहेंगे, उनको देखो एक बार। हाँ, let me find, give me 1 minute guys।
अभी आशीष ने आप लोगों के साथ में बुकलेट शेयर नहीं करा ना इसका? सॉरी। इसमें नहीं है। Wait. I will ask him to share the booklet with you. In the meantime, ठीक है, ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ही देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। नहीं तो केमिकल काइनेटिक्स आ गया। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री ये वाला। तो यहाँ पर आप आंसर करो, इन 4 क्वेश्चन का आंसर करो। लेट मी पेस्ट देम ओवर हियर। ठीक है, जैसा आप नोटिस कर रहे हो, थियोरेटिकल क्वेश्चंस ही हैं। डज नॉट अकर एट द इंटरफेज। इंटरफेज मतलब दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस या सॉलिड गैस, उनके इंटरफेस पे नहीं हो रहा है। ऐसा कौन सा प्रोसेस रहेगा इनमें से? हाँ, करेक्ट राहुल। इसमें कैसा रहेगा, बाकी लोग भी बताओ। भूषण कहाँ गया? अरे, डिस्कनेक्ट ही हो गया। ओके, चलो प्रतीक तुम बताओ, क्या रहेगा पहले वाले का आंसर? प्रतीक आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हियर मी? ये मुझे लगता है कि ऐसे लॉग इन करके ही भाग जाता है बस। दिखता रहेगा कि हाँ क्लास में बैठा है। प्रतीक आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? नालायक।
सुधाकर तुम बताओ, चलो फर्स्ट वाले का आंसर क्या रहेगा फर्स्ट वाले में? होमोजेनियस कैटालिसिस में कोई भी फेज का इंटरेक्शन नहीं रहेगा ना, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि CH3CO C2H5 है, ठीक है, इसमें H प्लस एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये होमोजेनियस कैटलिस्ट है, तो इसमें मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कोई ऐसा डिफरेंट फेज ही नहीं है, ये सब एक्वस ही है, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाले का आंसर बताओ। सेकंड वाले का क्या आंसर रहेगा, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? हाँ, राइट, ये सही बताया सुधाकर। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी एस, ठीक है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। इंटरफेस कहाँ पर ऑब्टेन नहीं हो सकता? गैस गैस के केस में, ठीक है, गैस गैस के केस में यू कैन नॉट फाइंड अ इंटरफेस। इंटरफेस मतलब दो फेजेस के बीच की बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री बिटवीन टू फेज, ठीक है, जैसे लिक्विड लिक्विड के बीच में हो सकता है, ठीक है, मान लो यहाँ पर ऑयल एंड वाटर आपने मिलाया, ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, ये मिक्स नहीं होते ना, तो इनके बीच में देयर विल बी अ इंटरफेस। ये ऊपर ऑयल है मान लो एंड नीचे वाटर है, तो ये बीच में इंटरफेस रहेगा। सॉलिड लिक्विड के बीच में भी रहता है, लिक्विड गैस के बीच में भी रहता है, ठीक है, बट गैस गैस के बीच में नहीं रहेगा। अच्छा, सॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, ये मैंने आपको कल बताया था। अरे नहीं, सॉर्प्शन का मतलब देखो ना, लास्ट क्लास में यही तो बताया था मैंने, एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों साथ में हो रहा है। आंसर तो थ्री आंसर। हाँ, ठीक है। अच्छा, और देखते हैं। हाँ, चलो ये सब बताओ। हम्म, राइट, फिफ्थ वाले का आंसर दिया किसी ने? राहुल ने दिया फिफ्थ वाले का। एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट रहता है उसका, टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है? करेक्ट आंसर है राहुल आपका। फिफ्थ वाले में क्या आंसर रहेगा, बाकी लोग भी बताओ। ये हमने पढ़ा ना, टेम्परेचर अगर हम लोग डिक्रीज कर देंगे तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम कर रहे हो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ठीक है। फिर सिक्स्थ वाला बताओ।
हाँ राइट राहुल, सिक्स में करेक्ट आंसर है। बाकी लोग भी बताओ क्या रहेगा सिक्स का आंसर। सिक्स में सोल्यूशन वाला फैक्टर क्या रहता है? दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ 1/n। तो अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, तो ये ग्राफ भी था इसका, एक्स बाय एम वर्सेस सी का, ये इस तरीके से इंक्रीज करेगा। तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो आपका एक्स बाय एम का वैल्यू बढ़ेगा, एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का। सेवेंथ में बताओ विच इज नॉट एप्लीकेबल। हाँ राइट राहुल, राइट ताकसिन, राइट सुधाकर, दैट एब्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। तो ये एप्लीकेबल नहीं है, ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी तीन है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नॉट अ फेवरेबल कंडीशन पूछा हुआ है फिजिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या आंसर रहेगा? प्रेशर बढ़ाने पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, तो ये तो फेवरेबल है। ठीक है, हाँ राइट राहुल। देन नेगेटिव डेल्टा एच यानी कि एक्सोथर्मिक रहेगा फिजिकल एब्जॉर्प्शन के टाइम पे एंथैल्पी चेंज, ये भी करेक्ट है। मतलब दिस इज ऑल्सो नॉट अ favorable condition, sorry it is a favorable condition। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर एड्सॉर्बेट का ज़्यादा है, तो ये भी हमने पढ़ा है कि मोर लिक्विफाइबल गैस होगा उसका ज़्यादा टीसी रहेगा, तो वो ज़्यादा एड्सॉर्प्शन शो करेगा। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। देन हायर टेम्परेचर करने पर क्या हो जाता है? टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो फिर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें फोर्थ इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसमें कोई डाउट है? अच्छा, देन नाइन्थ वाला बता दो। नाइन्थ वाले में कैसा रहेगा? फिजिक्स ऑप्शन केमिस ऑप्शन में कन्वर्ट हो सकता है कब? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। ये आपको हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में बताया ना मैंने।
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस में इनफैक्ट आपने केमिसॉर्प्शन का भी वो ग्राफ देखा था, बेल शेप की एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है केमिसॉर्प्शन को, ठीक है। इनफैक्ट आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो दैट केमिकल एडजॉर्प्शन रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। 10th और 11th में आंसर दो। राइट राहुल, यहाँ पर in physics option, adsorbent specific does not show specificity for any particular type of gas because van der Waals forces are universal, ठीक है। And which of the following is an example of absorption? A, B, ठीक है, that is water on calcium chloride, ठीक है। बाकी सब में adsorption हो रहा है, AD, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पर हम लोग एक तो एंजाइम कैटालिसिस के बारे में बात करेंगे एंड फिर इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है कोलॉइड्स, उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइस।